राजधानी दिल्ली में भले ही मौसम सर्द हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि बहुत ही जल्द राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सोमवार को इलेक्शन कमीशन राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कर सकता है। इसके साथ आपको बता दें कि अब लगातार जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए कई घोषणाएं कर रही हैं और साथ ही अपनी सूची भी प्रत्याशियों की जारी करती हुई दिखाई दे रही है। जहां आम आदमी पार्टी पहले ही अपने 70 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 सूची जारी कर चुके हैं, जिसमें 47 नाम कांग्रेस के प्रत्याशी सामने आए हैं कांग्रेस की तरफ से। और वहीं अब इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस सूची पर नज़र बनाए बैठी थी, वो सूची भी आ चुकी है। आज ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तकरीबन 29 नामों की पहली सूची जारी कर दी है और इन 29 नामों में से कई ऐसे नाम हैं जो पुराने कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि अब कई ऐसी हॉट सीट हो गई है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, जहां पर मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, जहां से खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उसके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित का नाम सामने आया, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में प्रवेश वर्मा को उतार दिया है। इसके साथ आपको बता दें कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का जो विधानसभा क्षेत्र है वो है कालकाजी, और कांग्रेस पार्टी ने कालकाजी में आतिशी के सामने जो है कहीं ना कहीं एक मजबूत नेता आप कह सकते हैं सामने खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी की तेज तरार नेता अलका लांबा का नाम सामने रखा है कांग्रेस पार्टी ने, यानी कांग्रेस पार्टी की कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार रहेंगी अलका लांबा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले सांसद रह चुके हैं, उनका नाम सामने आया और इस बार जो 2024 के जो है चुनाव हुए थे उसमें उनका टिकट काटा गया। रमेश बिदूड़ी का टिकट काट के अब उनको जो है वो कालकाजी सीट से भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ाने जा रही है। यानी यकीनन दिल्ली का जो ये विधानसभा का चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में बाजी मार ले जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं। आज उनकी तरफ से एक जो घोषणा की गई है, ये घोषणा दिल्ली में पुराने बकाया जो पानी के बिल हैं उनको लेकर की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर हम सत्ता में दोबारा वापसी करते हैं तो लोगों से ये अपील करेंगे कि लोगों के पास जो पुराने बकाया बिल हैं वो ना जमा करें, हम उनको माफ करवाएंगे। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, संजीवनी योजना हो, बुजुर्गों को लेकर जो योजना संजीवनी योजना दिल्ली सरकार ने लागू की है उसकी बात हो, या अलग अलग योजनाएं जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रही हैं, इन योजनाओं का बहुत असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि इसका धरातल पर कितना असर होता है और दिल्ली सरकार का इससे कितना फायदा होता है। और अरविंद केजरीवाल जिस बात का जिक्र लगातार कर रहे हैं कि सत्ता में आते ही इस तरीके के कामकाज करेंगे, ये कामकाज आम आदमी पार्टी के लिए कितना फायदा करेंगे, क्योंकि चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो अरविंद केजरीवाल कामकाज कर रहे हैं उन कामकाजों का ग्राउंड पर कितना असर होगा और अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली में चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। बहरहाल इस तरीके की घोषणाओं पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये चुनावी वादे हैं जो अरविंद केजरीवाल कभी पूरा नहीं करते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के विधानसभा चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी क्या रहती है और इससे आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होता है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि योजनाएं दिल्ली की जनता के काम के लिए हैं, दिल्ली की जनता के हितों के लिए हैं, जिससे दिल्ली के लोगों के कामकाज हम कर सके। सहयोगी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार आज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में उन्होंने सभी जगहों का जायज़ा लिया, निरीक्षण किया और किस तरीके की कानून व्यवस्था है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से तमाम पुलिस दल सेवा और ख़ासकर सुरक्षा में लगे होंगे, इन समस्त चीज़ों का जायज़ा लिया।
साफ तौर पे डीजीपी ने एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया, साथ ही साथ उनसे बातचीत की गई कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए। हालांकि एक कमांडिंग सेंटर रूम बना हुआ है, कमांडिंग सेंटर रूम का भी निरीक्षण डीजीपी ने किया। डीजीपी ने साफ तौर पर कहा कि महाकुंभ को किस तरीके से दिव्य, अलौकिक और सुरक्षित बनाना है, इस बात की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस पर होगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कहीं पर भी कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए सेवाओं में, और साथ ही साथ पुलिस सहायता केंद्र में लगे सिपाहियों के द्वारा यह भी कहा गया कि सिविल में पुलिस लगातार 24/7 यानी कि समस्त समयों पर पुलिस उपलब्ध रहे। किसी भी सूरत में पुलिस के द्वारा कोई भी ढीला हवाला नहीं होना चाहिए। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में पुलिस किस तरीके से आए हुए महाकुंभ में दर्शनार्थियों पर, श्रद्धालुओं पर, आगंतुकों पर किस तरीके से उनके साथ सरल और सौम्य व्यवहार करे, इस पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। डीजीपी ने समीक्षा बैठक में सुरक्षा के तमाम जायज़ों पर नज़र डाली और ये भी देखा कि सुरक्षा को किस तरीके से और चाक चौबंद किया जा सकता है। फिलहाल जब तक स्नान नहीं होता तब तक कई घुड़सवार सिपाही भी वहां मौजूद रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा नज़र रखी जाएगी महाकुंभ की सभी गतिविधियों पर, और यह भी ध्यान दिया जाएगा कि किसी तरीके की चूक होने पर किस तरीके से आपातकालीन सर्विसेज उपलब्ध कराई जा सके। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी को कोई भी समस्या ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। पुलिस की ओर से कोई चूक ना हो, उसकी समस्त तैयारियां पहले से कर ली जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में जितने फ्रंटल अध्यक्ष हैं, संगठन के बड़े पदाधिकारियों को इस बैठक में सम्मिलित किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि पीडीए के तहत, और जिस तरह से कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री द्वारा अंबेडकर को लेकर बयान दिया गया था, तो उसको समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पीडीए के तहत इस संदेश को फैलाकर कहीं ना कहीं पीडीए की ताकत को मजबूत किया जाए। हालांकि 2027 को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक भी देखी जा रही है। जिस तरह से फ्रंटल अध्यक्षों और संगठनों में परिवर्तन की बात कही जा रही है कि तमाम ऐसे नए चेहरों को तहजीब दी जाएगी ताकि पार्टी को आने वाले समय में 2027 में जीत जरूर दर्ज हो। तो कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी आकलन और उनकी कहीं ना कहीं ताकत को आजमाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ पार्टी के रणनीति के तहत तमाम प्रचार प्रसार की भी योजना बनाई जा रही है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK न्यूज़, लखनऊ। बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या के बाद पूरा जो मीडिया जगत है वो मायूस है। छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे भारत भर में पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। कल मुकेश चंद्राकर की सेप्टिक टैंक से लाश मिली थी। वो पिछले कई दिनों से लापता थे, और जैसे ही सेप्टिक टैंक से जो लाश मिली उसके बाद जो है पूरा जो है पत्रकार जगत में गुस्सा गए हैं, आक्रोशित नजर आए। हर पत्रकार जो है मुकेश चंद्राकर को नम आंसू से जो है, नम आंखों से जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के आज छत्तीसगढ़ में दिन भर हर जिले में पत्रकारों ने हर चौक चौराहा पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाले। वही रायपुर की हम बात करें तो रायपुर में भी मुकेश चंद्राकर को नम आंसू से श्रद्धांजलि दी गई और पैदल मार्च कर राजभवन तक पैदल मार्च किया गया। इस मौके पर जो है राजभवन को ज्ञापन सौंपने के लिए गए, लेकिन राजभवन से कोई पदाधिकारी नहीं आए और पत्रकारों को लौट करके आना पड़ा। इसके साथ ही अंबेडकर चौक पर जो है सभी पत्रकार इकट्ठा हुए, जहां पर उन्हें 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मामले पर बड़ी अपडेट ये है कि मुकेश चंद्राकर के मामले पर 3 आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है कि मुकेश चंद्राकर की आखिर हत्या कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी जारी है। बीजेपी का कहना है कि जो ये सरगना है
वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा है। इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीसीसी चीफ के साथ जो सरगना है उसका एक फोटो वायरल किया है और कहा जा रहा है ये कांग्रेस के पदाधिकारी है। वही इस पूरे मामले को लेकर के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है वो कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। पूरे इस मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। अब देखना ये होगा कि मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में जो मुख्य सरगना है आखिर कौन है। ये तो देखने वाली बात है और पूछताछ भी सामने आती है कि नहीं और ये कब तक आती है ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर और मैं आपके साथ संचित शर्मा देहरादून से जुड़ा हूं और एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून के अंदर जो चुनाव हैं उसकी तैयारियां पूरी तरीके से दोनों ही पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टी द्वारा कर ली गई है। सारे कैंडिडेट्स के जो नाम है वो सामने आ चुके हैं। सारे जो लोग निर्दलीय लड़ना चाह रहे थे वो लोग भी अब निर्दलीय लड़ने की पूरी तैयारी में, और जो लोगों को मनाया जाना था पार्टी की तरफ से उन लोगों को मनाकर वापसी पार्टी में बिठा लिया गया। अब बड़ी बात देखने की ये होगी कि जब ये सब समाप्त होने के बाद अब मुद्दे क्या होंगे जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि नगर निगम के चुनाव को देखते हुए जो पुराने मुद्दे हैं वो धीरे धीरे उखड़ने लगे हैं। चाहे वो अंकिता हत्याकांड को लेकर के हो, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, चाहे वो और अन्य मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के अलग अलग तरीके से दोनों ही पार्टियां राजनीति करना शुरू कर चुकी है। लेकिन बात नगर निगम की करें देहरादून के, तो आप देखिए कि देहरादून का जो नगर निगम है वो सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ की चुनौतियाँ ये हैं कि यहाँ पर राजधानी है तो अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाना, अलग अलग विभागों के साथ तालमेल बिठाना, मंत्रियों के साथ, और साथ ही साथ आप देखिए कि जो आम जनता है उन सबकी इच्छाओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती देहरादून नगर निगम में रहती है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो कार्यकर्ता हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरीके से तैयारियां कर रहे हैं और क्या कुछ मुद्दों को लेकर के बीच चुनाव में उतरेंगे और किन के मुद्दों को सुनने के बाद जनता मोहर लगाएगी, भविष्य के घर में। लेकिन तब तक जो चुनाव है वो बड़ा ही रोचक इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। तमाम पुराने मुद्दों की अगर हम बात करें तो पुराने मुद्दों में एक जो बड़ा अहम मुद्दा है वो अंकिता हत्याकांड को लेकर के, वो धीरे धीरे फेसबुक पर ट्रेंड होने लगा है। उसको लेकर के जो तमाम संगठन हैं या तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर रही है और अंकिता हत्याकांड के मुद्दे को लेकर के एक बार दोबारा से राजनीति उत्तराखंड के अंदर गरमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ऐसा मुद्दा होगा जिसके बल पे चुनाव लड़ा जाएगा और किसके बल पे चुनाव पलटा जा सकता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। खनौरी मोर्चे पर लगातार 40 दिन से जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण व्रत जारी है और आज इसी मरण व्रत को लेकर पूरे देश से आए किसानों ने एक बड़ी महापंचायत भी आयोजित की है। खनौरी मोर्चे पर आज हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए और उन किसानों को संबोधित करने के लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल को स्ट्रेचर पर महापंचायत के बीच लगाया गया। इस दौरान डल्लेवाल ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चाहे मेरी हालत जितनी भी खराब है लेकिन ये लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी, क्योंकि लड़ाई लंबी है, लेकिन आखिरी सांस तक वो किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। केंद्र सरकार जब तक उनके मुद्दों को हल नहीं करती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इसी बीच आज हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह पर मोर्चाबंदी की गई थी, किसानों को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या के अंदर किसान जो थे वो खनौरी मोर्चे पर पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पर डल्लेवाल के मरण व्रत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसी बीच हरियाणा के टोहाना के अंदर आज किसानों की एक बड़ी महापंचायत हुई, जिसमें राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि उनका आंदोलन जो है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर किसी कारणवश जगजीत सिंह डल्लेवाल की मौत खनौरी मोर्चे पर होती है तो उनका पार्थिव शरीर केंद्र सरकार या फिर पंजाब सरकार को नहीं सौंपा जाएगा। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती वो संघर्ष वहां पर अपना जारी रखेंगे। इसी बीच आज किसानों ने और बड़े ऐलान कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि तमाम जो जिले हैं वहां पर किसानों का संघर्ष जो है वो तेज किया जाएगा
और आने वाले दिनों के अंदर अगर केंद्र सरकार उनको बातचीत का न्योता नहीं देती है तो सीधे तौर पर ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। महाराष्ट्र के बीड जिले में हुए मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख हत्या के मामले में अब हर बीते दिन नए नए राज खुल रहे हैं। 9 दिसंबर को सरपंच संतोष देशमुख का पहले अपहरण, उसके बाद में उनकी हत्या का मामला सामने आया था। 10 दिसंबर को मस्साजोग गांव के लोगों ने इस हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 11 दिसंबर को पुलिस ने मामला दर्ज किया और अपनी जांच शुरू कर दी। बाद में इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुधवार को कई लोगों ने जल समाधि आंदोलन भी किया। बीड में हुई इस घटना को लेकर सिर्फ जनता या विरोधी दल ही नहीं, मौजूदा सरकार से विधायक भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सरपंच मामले की जांच CID को सौंपी थी, साथ ही साथ SIT का गठन भी किया है। सरपंच हत्याकांड में आरोपी वाल्मीकि कराड़ ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था, जिसका सरपंच देशमुख की हत्या से जुड़े जबरन वसूली के मामले में सीधा संबंध बताया गया है। वाल्मीकि कराड़ महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी है। यही वजह है कि मंत्री धनंजय मुंडे भी सवालों के घेरे में है। बता दें, संतोष देशमुख हत्याकांड में कुल 7 आरोपी हैं, जिनमें विष्णु चाटे, जयराम चाटे, प्रतीक घुले और महेश केदार, इन 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका था। इसके बाद सुदर्शन घुले और सुधीर सांगले को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी एक आरोपी कृष्णा अंधारे फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जो 7 आरोपी है, इन्हें महेश प्यादे बताया जा रहा है। अब जबरन वसूली और हत्या के मामले के आका को भी ढूंढकर गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र में संतोष देशमुख की हत्या का मामला लगातार सुर्खियों में है। महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर देश की संसद तक इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है। सड़क पर भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस अपहरण, फिरौती और हत्या मामले का मास्टरमाइंड कौन, इसकी जांच में CID आगे बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आज गोपालगंज के सिधवलिया पहुंचे, जहां उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी तथा मंत्री सुनील कुमार मौजूद रहे। लगभग 7200 लाख की 61 योजनाओं का वे शिलान्यास एवं उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न विभाग द्वारा बनाए गए कई स्टॉलों एवं कई दलित बस्तियों में जाकर उसका निरीक्षण किया। वर्तमान में वे अब जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठकर प्रगति की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने इस यात्रा के दौरान भाजपा के विभिन्न नेताओं या कहें कि NDA के नेताओं का फोटो बैनर पोस्टर पर नहीं होने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि हम NDA की बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। इस प्रगति यात्रा में जिले को कई बड़ी उन्होंने सौगात दी, जिनमें कई मुख्य सड़कें एवं पुल पुलिया शामिल है। इससे पहले जिला समाहरणालय पहुंचने पर जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने सभी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से गोपालगंज पहुंचे। आलोक कुमार सुमन ने बताया कि सभी योजनाओं को जून 2025 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अब देखना होगा कि योजनाएं कब तक धरातल पर उतरती है। वहीं प्रगति यात्रा समाप्त होने के बाद जिले के सांसद आलोक कुमार सुमन ने इसे बेहद ही सफल बताया। अंत में वो सड़क मार्ग से वापस पटना लौट गए। सहयोगी के साथ मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह। आज सिटी रिपोर्टर में खास पेशकश ये है कि खबर ये है कि लखनऊ में बाघ टहलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 10 दिन से काकोरी मलियाबाद रोड पर उसका आतंक जारी है।
रोज़ रात में वो जानवरों का शिकार कर रहा है। जो पशु पले होते हैं घरों में, उनका शिकार करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो वो जानवरों का शिकार कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो अनहोनी हो जाए, किसी इंसान का वो शिकार कर ले। पदचिन्ह नज़र आते हैं इन खेतों में, वो बाघ रात में टहलता हुआ नज़र आता है। इस वक्त हम काकोरी मलियाबाद की रोड पर हैं और यहाँ पर एक खबर ये है कि दुधवा नेशनल पार्क से 2 हथनी लाई गई हैं। बाघ पे निगरानी है उसको पकड़ने के लिए। ख़ास तौर पे खेतों पे मचान बनाए गए हैं ताकि वन विभाग के जो रेंजर्स के और उसके निचले अधिकारी हों वो रात में मचान में बैठते हैं और निगरानी करते हुए नज़र आते हैं कि बाघ मिल जाए। रात में गांव के लोगों को पदचिन्ह तो मिल जाते हैं बाघ के, मगर वन विभाग की पूरी टीम अभी तक असफल नज़र आ रही है बाघ को पकड़ने में। अब देखने वाली बात है कोई अनहोनी होने से पहले क्या वन विभाग की टीम कामयाब होती है बाघ पकड़ने में या नहीं। कैमरा प्रतिक्षण के साथ रजाबाद लखनऊ जेके न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में आज सुबह से ही लगातार कोहरा और धुंध छाया हुआ है। हालांकि जहां कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, वहीं दिल्ली वालों को ठंड ने अपने अंदर जकड़ लिया है। ऐसे में कई फ़्लाइट्स भी रद्द की गई हैं, सड़कों पर ट्रैफिक स्लो हो गया है। हिदायत ये दी गई है कि घरों से ज़रूरत होने पर भी बाहर निकला जाए। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगर बात की जाए तो 2 दिन के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट के इलाकों में जारी किया गया है। ये भी अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 2 दिन में इसी तरह की कड़ाके की ठंड और कोहरा रहेगा। साथ ही दिल्ली NCR में बारिश भी हो सकती है और इसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चुनौती दिल्ली वालों के सामने खड़ी हो गई है। दिल्ली NCR में जहां कड़ाके की ठंड, कोहरा है, यातायात प्रभावित हुआ है, फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, ट्रेन स्लो चल रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में एक बार फिर पॉल्यूशन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में एक बार फिर ग्रैब 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं। ग्रैब 3 के नियम लागू होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं हो सकती हैं। ग्रैब 3 के नियम लागू होने की वजह से BS4 के तमाम वाहनों को दिल्ली में आने से रोक दिया जाएगा। सिर्फ ज़रूरी वाहन ही दिल्ली में आ सकेंगे। साथ ही कोई भी काम निर्माणाधीन इमारत को नहीं बनाया जाएगा। उसके अलावा पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। BS3 के नियमों को लागू करने के साथ ही ये भी कहा गया है कि मॉर्निंग वॉक पर कम निकलें और बुज़ुर्गों को घर में रखें। साथ ही गर्भवती महिलाएं और बच्चे घरों से ना निकलें। वहीं स्कूल वालों को भी ये सुझाव दिया गया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के साथ ही बच्चों को पढ़ाएं। कक्षा 5 और 8 तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का सुझाव दिया गया है। जहां एक तरफ दिल्ली वाले कोहरे और ठंड की कहर झेल रहे थे, वहीं एक बार फिर पॉल्यूशन ने अपना कहर बरपा दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर दिल्ली में चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि ग्रैब 3 के नियम लागू करने के बाद सरकार कई कदम उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से बारिश हुई थी और उसके बाद मौसम परिवर्तित हुआ था और ग्रैब 3 हटाया गया था, उसके बाद से लगातार ये परिस्थितियाँ एक बार फिर बनी है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए चुनौती बन रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग देहरादून से। और आज बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम उत्तराखंड का लगातार मिजाज बदलता हुआ नज़र आ रहा है और अभी कोई भी राहत उत्तराखंड वासियों को मौसम से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार समय समय पर चेतावनी जारी की जा रही है और लगातार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया रह सकता है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर कहीं ना कहीं पूर्व अनुमान जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी देखने को मिलेगी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया रह सकता है और उसके साथ ही बारिश भी हल्की फुल्की हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं ठंड बढ़ने की आशंका जताई गई है और उसके साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं प्रशासन को भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ प्रशासन अलर्ट मोड पर है क्योंकि सर्दी से बचाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं, चाहे अलाव की व्यवस्था हो, रेन बसेरों में रुकने की व्यवस्था हो या फिर कहा जाए कि ये गर्म कपड़े वितरित करने की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं। और लगातार वो देखने में भी आ रहा है कि चाहे राजधानी देहरादून की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार ठंड से बचने के लिए जगह जगह पर जो चौराहे हैं या रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है वहाँ पर लगातार अलाव जलाने का प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि जो रेन बसेरों की व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है और नगर निगम कहीं ना कहीं उन रेन बसेरों की जो व्यवस्था है उसको सुधारने का काम कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख से 8 तारीख तक का जो अल्टीमेटम
कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। उसको लेकर पर्यटकों का क्या रुख रहता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जब भी उत्तराखंड के अंदर बर्फबारी होती है तो पर्यटक कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने आते हैं। और लगातार कहीं ना कहीं पर्यटकों के कारण कहीं ना कहीं जो व्यवसायी हैं उनके भी चेहरे खिले हुए रहते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। महाराष्ट्र सरकार में चल रही है खटपट। एकनाथ शिंदे के फैसले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लगाई रोक, दिए जांच के आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर और मैं हूं इरशाद अहमद। आज की सबसे एक अहम खबर जो है महाराष्ट्र के सियासी गलियारे से निकलकर सामने आई है। सरकार की अंदरूनी खटपट जो चल रही है, सो एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक अहम फैसले पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। ये मामला महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकाल के दौरान MSRTC के लिए किराए पर बसें लेने का फैसला किया था, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को खारिज करते हुए इसे जांच के दायरे में डाल दिया है। परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बसों को किराए पर लेने की नई दर पिछली दर से 12 से 13 रुपये प्रति किलोमीटर ज्यादा है। इस पर फडणवीस ने तुरंत इस फैसले पर रोक लगाई और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो क्या अब सवाल उठता है, महाराष्ट्र सरकार में बढ़ते मतभेद नई महायुति सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे के फैसले पर लगी रोक सरकार के भीतर गहराते विवाद का संकेत है? ये देखना होगा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। खास महाराष्ट्र में जो चल रहा है उस पर नजर बनाए रखिए। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज़, अमरावती।